Good morning, children. Today I am teaching you a new topic. The name is Weavers, Iron Smelters, and Factory Owners. This chapter tells the story of crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries, namely textile and iron and steel. तो इस चैप्टर में दो इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम पे यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। अभी जो दोनों की दोनों इंडस्ट्रीज़ थी ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी, पूरे वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। जब ब्रिटेन में जब मशीन से जो टेक्सटाइल्स या कपड़े बनने लग गए तो इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल नेशन इन द वर्ल्ड। जब यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे ब्रिटेन में ग्रोथ हुई उसकी, तो इट बिकेम द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। नाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसका बहुत बड़ा लिंक है इंडिया में, जब इंडिया को जब वो यहाँ कॉलोनाइज़ करने आए थे। तो स्टार्टिंग में वो यहाँ पे एक ट्रेडर्स के रूप में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी इंडिया को स्लेव बना लिया था। तो इन लेट 18th century द कंपनी वॉज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड एंड यूरोप, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल। तो स्टार्टिंग में 18th सेंचुरी में वो यहाँ इंडियन गुड्स को यहाँ पे ख़रीदते थे और उनको फिर इंग्लैंड यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बेचा करते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में डेवलप हुई तो उस टाइम पे उन्होंने दे स्टार्टेड लुकिंग इंडिया एज अ मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो इस तरीके से वहाँ के जो गुड्स हैं वो यहाँ पे लगातार यहाँ पे फ्लडेड होने लगे, यहाँ पे आने लग गए। तो इसका जो असर था क्राफ्ट्समैन और इंडियन क्राफ्ट्समैन इंडस्ट्रीज़ को, उसका क्या। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। अराउंड 1750 बिफोर ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल, इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो ब्रिटिश रूल से पहले जब ब्रिटेन ने यहाँ पे बंगाल को कॉन्कर नहीं किया था तो उस टाइम पे जो इंडिया था इट वाज द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। तो जो इंडिया के जो टेक्सटाइल्स है या जो इंडिया के जो कपड़े हैं दे वर नोन फॉर द हाई क्वालिटी एंड एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप। तो उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी, उनकी क्राफ्ट्समैनशिप भी बहुत अच्छी होती थी। इनको ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में इनको ट्रेड किया जाता था। तो जो 16th सेंचुरी ऑनवर्ड जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे दे यूज़ टू बाय दीज इंडियन टेक्सटाइल्स और वो यूरोप में इनको बेचा करते थे। तो इनकी जो मेमोरीज़ हैं, इनकी जो यादें हैं, जो इंडियन टेक्सटाइल जो उस टाइम पे जिनका ट्रेड होता था, तो वो अभी भी इंग्लिश वर्ड्स में आज तक वो प्रिजर्व है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक। तो जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने सबसे पहले जो कॉटन क्लॉथ है उन्होंने देखा था, वो देखा था जब उन्होंने अरब मर्चेंट्स थे वो इराक में इसको कैरी कर रहे थे। तो उस टाइम पे इराक को पुराना नाम था मोसुल। नाउ दे बिगैन टू जब द यूरोपियन ट्रेडर्स बिगैन टू रिफर दिस क्लॉथ एज मसलिन। नाउ व्हेन द पोर्चुगीज केम टू इंडिया दे लैंडेड इन कैलिकट। नाउ दे केम इन सर्च ऑफ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस खोजने के लिए वो यहाँ पे इंडिया में आए थे, तो कैलिकट में वो लैंड हुए थे। तो जब वो यहाँ से कॉटन टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस यूरोपियन मार्केट्स में सेल करने ले गए थे ना, इस तरीके से उन्होंने फिर उसको इन दोनों को मिला के कैलिको कहना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये वर्ड आया कैलिको। नाउ देयर आर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट। तो इस तरीके से कई और वर्ड्स भी हैं जो पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन टेक्सटाइल है उनकी पॉपुलैरिटी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1730 में अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इंडिया में कैलकाटा में उनको एक ऑर्डर बुक दिया जिसमें कुछ पीसेस ऑफ क्लॉथ जो उन्होंने मंगाए थे। इसमें अबाउट मोर देन 5 lakhs पीसेस ऑफ क्लॉथ उन्होंने यहाँ उस पर ऑर्डर दिए थे। तो इसमें जो पीसेस ऑफ क्लॉथ थे इसमें ज़्यादातर 98 वेराइटीज़ ऑफ कॉटन और सिल्क क्लॉथ थे। तो इनका नाम इनको कॉमन नेम से जाना जाता था यूरोपियन ट्रेडर्स के थ्रू। नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्लॉथ इन द बुक। अब डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्लॉथ के नाम दे रखे बुक में। तो इसमें सबसे जो पीसेस ऑर्डर किए थे बहुत बल्क में उन्होंने ऑर्डर किए थे वो थे कॉटन क्लॉथ। उस टाइम पे उनको चिंतीस कहा जाता था।
और दूसरा था बंदना। तो जो चिंतीज़ होता था, इट इज़ अ हिंदी वर्ड, चिंत से लिया गया है। तो इट इज़ अ प्रिंटेड क्लॉथ जिसमें फ्लावरी डिज़ाइन होते हैं। तो 1680 में जो यूरोपियंस थे उनको बड़ा क्रेज़ था इस प्रिंटेड क्लॉथ चिंतीस का यूज़ करते थे वो। तो जो वहाँ की जो क्वीन थी वो भी इस टाइप के फैब्रिक पहनती थी। इसी तरह जो वर्ड बंदाना है वो भी एक ब्राइट कलर क्लॉथ था जो एक स्कार्फ के रूप में यूज़ होता था, दैट यूज़ टू कवर द हेड एंड द नेक। सो ये भी एक हिंदी वर्ड से है जिसे कहते हैं बांधना। नाउ देवर अदर क्लॉथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड फॉर देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो इस तरीके से ऑर्डर बुक में दूसरे टाइप के क्लॉथ्स भी थे जो अपनी ओरिजिन प्लेस ऑफ ओरिजिन से जाने जाते थे। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स। By the early 18th century, worried by the popularity of Indian textile, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian textiles. अब इस टाइम पे जो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हो रही थी, तो वहाँ के जो सिल्क मेकर्स थे या टेक्सटाइल मेकर्स थे जो क्लॉथ बनाते थे, जो इंडस्ट्रीज़ थी वो अब वो उनको इस बात की चिंता थी कि जो इंडियन जो क्लॉथ है या इंडियन टेक्सटाइल्स है वो उनके कंट्री में बिकने आते थे। तो जब इंडियन क्लॉथ वहाँ पे आते थे तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो उनको इस बात चिंता थी कि जो उनके जो बनाए हुए जो क्लोथ्स होंगे उनको कोई नहीं ख़रीदेगा। तो इस वजह से वो अपनी कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स का, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का सिक्योर मार्केट चाहते थे। तो चाहते थे कि जो इंडियन गुड्स जो ब्रिटेन में आते हैं उन पे रोक लगाया जाए, ताकि तो इस वजह से जो उनके जो गुड्स हैं फिर वो आराम से यहाँ पे उसको मार्केट मिल जाए। तो इस तरीके से उन्होंने अपने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि उनकी जो एंट्री है, इंडियन गुड्स की जो एंट्री है ब्रिटेन में, उसको रोका जाए। तो इस तरीके से उन्होंने जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है उसने 1720 में एक एक्ट पास किया, उसका नाम था कैलिको एक्ट। इसमें जो इंडिया से जो भी गुड्स आते थे उस पर बैन लग गया। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री है जो अभी आ ही रही थी, ऊपर आ ही रही थी, तो उसको प्रोटेक्ट कर दिया। कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल्स ऑल्सो लेड टू सर्च ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। तो अब इंडियन टेक्सटाइल से compete करने के लिए अब उन्होंने जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स है अब वो नई इन्वेंशन करने लग गए। तो सबसे पहले उन्होंने तो नए स्पिंडल्स की खोज की, स्पिनिंग जेनी। तो इससे जो प्रोडक्शन है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके अलावा 1786 में स्टीम इंजन का वो इन्वेंशन हुआ, जिससे जो बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऑफ क्लॉथ है उसका मैन्युफैक्चरिंग होने लग गया। लेकिन फिर भी जो इंडियन टेक्सटाइल्स है वो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि बाहर से जो यूरोपियन कंपनीज जैसे डच, फ्रेंच और इंग्लिश है वो यहाँ से जो टेक्सटाइल ले जाते थे उसको बहुत प्रॉफिट में दूसरी कंट्रीज़ में बेचते थे। अब जब पहले शुरू में तो ये जो यहाँ पे जो टेक्सटाइल्स ले जाते थे या टेक्सटाइल ख़रीदते थे वो पहले अपनी कंट्री से गोल्ड और सिल्वर लाते थे। तो उसको यहाँ पे लाते थे, उससे ये टेक्सटाइल्स ख़रीदते थे, फिर जाके उनको यूरोपियन मार्केट्स में बेचते थे। लेकिन जब से उनको बंगाल में दीवानी राइट्स मिले, इसका मतलब कि जब उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया इंडिया में, तब वो जो रेवेन्यू था, जो पैसे थे, वो इन चीज़ों को, इंडियन टेक्सटाइल्स को ख़रीदने में लगाते थे, फिर उसको यूरोपियन मार्केट में प्रॉफिट में बेचते थे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक टुडे। थैंक यू।